तो आज का सेशन जो हमारा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में है। जो आरए है वो एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जो कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की डिसीज़ है। इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मिलती है जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है जॉइंट्स के अराउंड उसमें। तो ये क्योंकि ऑटो इम्यून डिसीज़ है, इसका कोई ऐसा कॉज नहीं है, तो रिस्क फैक्टर्स ही हैं कि जेनेटिकली ये होता है या फिर किसी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, स्मोकिंग की वजह से ये ज़्यादा होता है। तो ये कॉजेज़ हैं। और अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो ऑटोइम्यून है तो किसी भी कारण से इन्फ्लेमेशन होती है साइनोवियल फ्लूइड में, जिसकी वजह से वहाँ पे एक वेस्कुलर टिश्यू लाइनिंग फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो कार्टिलेजेस और बोन्स में इरोजन्स हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जॉइंट पेन मिलता है, स्टिफनेस मिलती है और जो मूवमेंट है उसमें डिफ़िकल्टी होती है। ये इसकी बेसिक स्टिफनेस इज वेरी मच इन द मॉर्निंग टाइम। तो मॉर्निंग टाइम पे जैसे स्टिफनेस रहती है दैट ग्रेजुअली कम्स डाउन विद एक्टिविटी। तो सिम्टम्स में यही है, मेनली जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा मिलता है, स्वेलिंग मिलती है, वहाँ पे वार्म फीलिंग होगी क्योंकि वेस्कुलर लेयर है तो वो वार्म फील करेगा, और मॉर्निंग स्टिफनेस है। इसके अलावा सिस्टमिक इसमें सिम्टम्स भी मिलते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, लो ग्रेड फीवर मिलता है इसमें, और फटीग, टायर्डनेस रहती है। और ज़्यादा लंबे टाइम तक जब ये रहती है तो डिफॉर्मिटीज़ भी आती हैं, जैसे सॉन नेक डिफॉर्मिटी आ गई, और नोड्यूल्स और नोड्यूल्स भी बनते हैं। ये क्रॉनिक स्टेज में जब काफ़ी टाइम तक इसको ट्रीट नहीं किया जाता तो उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो इनिशियल स्टेजेस में स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्व होंगे, बाद में बड़े जॉइंट्स में डिसलोकेशन का रेट अफेक्ट होना इट टेक अ लॉन्ग टाइम। जब तक वो बड़े जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड वेयर एंड टेयर कंटिन्यूअसली हो रहा है, इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड या अंडर ट्रीटेड फॉर दैट मैटर, देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल क्योंकि मेडिकेशंस की साइड इफेक्ट्स हो रही होती है छोड़ देते हैं। सो इन दैट केस इट सारी चीज़ें अफेक्ट होती जाती हैं। और सबसे पहले अगर आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को क्लिनिकली देखो तो उसके हाथ और पैरों के जॉइंट्स, जो आपकी ये नकल्स होती हैं, ये जॉइंट्स मेनली अफेक्ट होते हैं। यहाँ पे डिफॉर्मिटीज आपको देखने को मिलती हैं। स्वैन नेक जो ये अल्नार डिफॉर्मिटी है, तो आपको पता होगा उनकी फिंगर्स ऐसे मुड़ी मुड़ी होती हैं। फिर उसके बाद बहुत सालों के बाद जाके जो है वो बड़े जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। पहले आपको हाथ और पैरों में ये चीजें देखने को मिलती हैं और बायलेटरली होता है ये। हाँ, सिमेट्रिकल होता है दोनों साइड में। ये हाथ में जो भी हो रहा है दूसरे में सिमिलर रहेगा। इट इज अ सिमेट्रिकल पैटर्न में इसका डिसीज चलता है। आरे दोनों साइड में होता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एक साइड। और यूजुअली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो बड़े जॉइंट की डिसीज है। वेट बियरिंग जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपका पेल्विस, आपका नी जॉइंट जो सबसे ज्यादा वेट बियर करता है, उन जॉइंट्स में होता है। वो वियर एंड टियर की वजह से होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन। डिजेनरेटिव डिसीज भी है। कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होगा। पहले तो कैल्शियम लेवल्स वो होंगे, और फिर जो लोग ओबीज ज्यादा होंगे, वेट जिनका ज्यादा होगा, है ना, तो उसके बाद उन लोगों को वो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस की पेन है वो रेस्ट पे कम हो जाती है, और इसकी रेस्ट पे ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती है, वो काम करने पे ऑस्टियोआर्थराइटिस की पेन बढ़ जाती है। इसकी फिजिकल एक्टिविटी से कम होती है वो वियर एंड टियर से होने वाली डिसीज है। ठीक है, तो जब आप अपने जॉइंट्स को रेस्ट दोगे तो वो कार्टिलेज और जो टिश्यूज हैं वो आपस में नहीं टकराएंगे, और फिर वियर एंड टियर होगा नहीं और पेन कम हो जाएगी, और उसमें मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का क्लासिकल सिम्टम ये है कि जब पेशेंट सुबह उठता है तो वो आपको ये कंप्लेंट करेगा जब वो आएगा कि उसके हाथ पैर जो है वो मूव नहीं कर पाते, मुट्ठी बंद होती है मेनली, तो ये सिम्टम आपको वो बताएगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्रेपिटस की एक सिम्टम होता है, वो आरए में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये सिम्टम्स हो गए। उसके बाद अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें ESR, CRP, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करते हैं, तो वो बढ़े हुए आएंगे। इसके अलावा RA फैक्टर जो टेस्ट है वो करवाते हैं, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा बड़ी आती है। नॉर्मल रेंज कितना होता है उसका 20 तक, मतलब डिफरेंट होता है, वैसे 20 तक माना जाता है कि उसका नॉर्मल रेंज होता है यूनिट्स पर एमएल। और एक NTCCP टेस्ट होता है, वो एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करता है। और इन्हीं टेस्ट की इसकी वैल्यू की से हम 2 टाइप्स का माना जाता है, सीरो पॉजिटिव RA और सीरो नेगेटिव RA। अगर तो RA फैक्टर और जो NTCCP है वो पॉजिटिव है तो वो सीरो पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो सिम्टम्स भी आएंगे। और सीरो नेगेटिव है, उसमें ये होता है कि ये वैल्यूज़ हमें शो नहीं होती, लेकिन सिम्टम्स सारे RA के ही मिलते हैं।
तो ये दो मतलब क्लिनिकली वो फाइंडिंग्स के बेस पे हमें मिलता है। तो ट्रीटमेंट में इसके वैसे तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स ही चलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वही चलते हैं। उसके अलावा डिसीज्ड मॉडिफाइड वो एंटी रूमेटाइड डीमार्स को मीथोट्रेक्सेट उसका सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग है जो इस कैटेगरी का यूज किया जाता है। वो आजकल सबसे ज़्यादा वही यूज़ किया जाता है। हाँ, ये So first line of treatment is always steroids and NSAIDs. उसके बाद methotrexate और वो सब कुछ चलता है, which is given once in a week इसके डोज में। And if that's not working, sulfasalazine, आजकल tofacitinib यूज़ होता है, instead of sulfasalazine tofacitinib यूज़ हो रहा है। And if that doesn't work, biologics again, the same biologics जो बाकी autoimmune condition में होता है ना, मतलब कोई भी ऑटोइम्यून डिसीज होगी तो उसमें यही पैटर्न से वो चलता है और ऐसे ही डिसीज को मैनेज किया जाता है। so methotrexate और सब कुछ चलते हो, they come with their own side effects, hemoglobin levels और इन सबको कम हो जाती हैं, so you'll have to manage accordingly, उसका होता है। Okay. So being an Ayurvedic doctor, what is the Ayurvedic view? सबसे इम्पोर्टेंट है ना? आयुर्वेद में हम इसको आमवात से कोरिलेट करते हैं। तो आमवात का मतलब वैसे बेसिक जो हमारी बृहत्त्रयी है उसमें वर्णन नहीं मिलता है इसका, लघुत्रयी में इसका वर्णन मिलता है। सबसे पहले माधव ने उनका वर्णन किया था, आचार्य माधव ने, पर उन्होंने इतना अच्छे से नहीं बताया था। उसके बाद आचार्य चक्रपाणी ने इसका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट बताया है और योग रत्नाकर में भी काफ़ी अच्छे से डिफाइंड है। तो आम वात में क्या होता है, आम जो है हमारे बॉडी में बनता है और उसके साथ वात दोष के कारण ही होता है। तो आम क्या है कि जो हमारा रस धातु है प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आहार से रस धातु प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाता, तो आम बनता है। वो आम जब बनता है तो वात दोष उस आम को पूरी बॉडी में, वात के साथ वो आम पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन होती है, मतलब जो वहाँ पे खा रहे होंगे वहाँ पे जाके उसका प्रोसेस में जाके तो वो कफ के स्थानों में, संधियों में जो डिपॉजिट होता है, तो उसकी वजह से आम वात मतलब जॉइंट्स में पेन करता है, क्योंकि ये फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट करता है जो आम है, तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हमारी बॉडी का वहाँ पे होता है। आचार्य माधव ने जब शुरू करा ना उसको आमवात में, उसने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि जॉइंट्स में होएगा, कहीं पे भी वर्णन नहीं है कि जॉइंट्स में जाके लॉन्च करेगा, ऐसा कुछ। उन्होंने शुरू किया है कि आपको आम फॉर्मेशन बोला, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि आपको मंदाग्नि होगा, तो उसकी वजह से भूख नहीं लगेगी, ये सिम्टम्स उन्होंने शुरू किया हुआ है वहाँ पे आचार्य माधव ने। तो जैसे कि पहले आपको भूख नहीं लगेगी, एंड देन आम का फॉर्मेशन हो रहा है, वो लॉन्चमेंट हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो फाइनली बाद में जाके बताया कि सबसे लास्ट में उन्होंने बताते बताया श्लोक में कि जॉइंट्स में होता है। और फर्दर जब उसको दूसरे आचार्यों ने बताया तो और अच्छे से उसका वर्णन दिया हुआ है। बृहत्त्रयी में भी है, इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बस बता के वो करते हैं, बहुत ही कम वर्णन दिया गया है, बट जो आचार्य माधव से जो शुरू हुआ है, जो आमवात का एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छे से किया गया वहाँ से। आमवात को अगर हम पैथोफिजियोलॉजी जैसे आपको बताया, उसका ट्रीटमेंट कैसा रहेगा, सिम्टम्स पहले हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी बताया गया है, काफ़ी डिफिकल्ट है, कॉन्ट्रडिक्टरी प्रिंसिपल्स पे है। तो सिम्टम्स में इसमें वही होता है, जॉइंट पेन होता है। एक इसमें बताया कि पेन इतना ज़्यादा होता है कि वृश्चिक दंशवत पीड़ा होती है उसमें, कि स्कॉर्पियन बाइट की जैसी जो पेन होता है वो होती है, और उसके अलावा शोथ जो स्वेलिंग वहाँ पे मिलेगी, और मतलब कि मूवमेंट नहीं हो पाएगी जॉइंट्स में, ये सारा उसमें सिम्टम्स मेनली मिलते हैं। और यहाँ पे सिस्टमिक सिम्टम्स जो है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया है ना आयुर्वेद में, तो वो कौन से जो बेसिक सिस्टमिक सिम्टम्स बता रहे हैं? हाँ, बेसिक वो क्योंकि आम फॉर्मेशन है तो मंद अग्नि की वजह से अरुचि होएगी, और गुरुता होएगी, पूरी बॉडी में गुरुता, और अंगमर्द, हाँ, तंद्रा होएगी पूरी बॉडी में, टायर्डनेस, फटीग, जिससे हम उसको कोरिलेट करते हैं, और ये सारे मेनली क्लिनिकली आप देखोगे ना, ये सब सारी चीज़ें आप पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग में बताएगा। अपने अंगमर्द वगैरह बताया कि पूरे वो कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है स्टिफ हो जाती है बॉडी, वी आर लाइक टाइट टू समथिंग, तो ये चीज़ आपको बता देंगे। तंद्रा क्लम तो हमेशा फटीग तो बताते रहते हैं। जॉइंट पेन वगैरह तो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स हो गए उनके कि ये हो रहा है मुझे, ऐसे ऐसे हो रहा है। व्हेन यू इंक्वायर मोर, और उस टाइम पे आप जब वो बताएंगे बोलेगी कि उठने के बाद भी ऐसे फ्रेश सा नहीं फील होता, बॉडी वीकनेस ही रहती है, लेजी सा रहता है, लेथार्जिक, तो ये सारे जो सिस्टमिक सिम्टम्स और एसोसिएटेड उसमें आ जाएंगे। इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन जो आम के कारण मिलनी होता है, सबसे पहला वो ही है। कोई भी ऑटो इम्यून डिसीज आपको अगर हो रही है
और अग्नि अगर अफेक्टेड है तो आपकी एक्सक्रीशन अफेक्टेड होगी ही होगी समहाउ। किसी को इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होगा, किसी को कॉन्स्टिपेशन होगा, किसी को लूज स्टूल्स होंगे, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, प्रॉपरली क्लियर नहीं होगा। पेशेंट कई बार ऐसे भी कंप्लेंट करते हैं कि खाना खाने के बाद एकदम से जाना पड़ता है ना, ऐसे भी कंप्लेंट करेंगे आपको। तो वो सारी चीजें जो हैं वो समहाउ कहीं ना कहीं आर्म फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती है। वो यही साइंस है कि कंट्रीब्यूट मतलब आर्म आपकी बॉडी में बनना है, ठीक है। अब जब वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो डिसीज कॉज करे तब आपको ये डिसीज कॉज हो जाएगी। लेकिन डिसीज होने से पहले भी हम अगर देखें तो ठीक है, पहले उसका संचय होगा, प्रकोप होगा, प्रसर होगा, फिर स्थान संश्रय होगा, है ना। फिर आप व्यक्त अवस्था में जाके आपको पता चलेगा कि मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं, है ना। और उससे पहले की पैथोलॉजी तो बॉडी कवर कर चुकी होगी, ठीक है। तब आपको वो छोटे छोटे सिम्टम्स देती है जो आपको ये बॉडी में पेन, हैवीनेस फील होना, है ना, ये सारे सिम्टम्स आपको पहले हैं। बट वो इतने माइनर होते हैं कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि वो पता नहीं क्यों हो रहा है ना। तो आर्म फॉर्मेशन में डाइजेशन सबसे ज्यादा अर्ली सिम्टम होगा। क्योंकि आम सब फॉर्मेशन है तो हमने उसको ख़त्म करना है, तो दीपन पाचन, उसके पहले लंघन भी हम करवा सकते हैं। लंघन का भी काफ़ी वर्णन है, तो लंघन करवाते हैं, दीपन पाचन। और वात क्योंकि प्रकोपित हो जाती है तो उसको मतलब कि अनुलोमन करवाने के लिए भी हम वो करते हैं। और वात के लिए बस्ती तो बेस्ट है ही, तो इसमें बस्ती का भी बहुत अच्छा रोल है, बस्ती चिकित्सा का स्पेसिफिक। बस्ती बोली हुई है। www.planetayurveda.com पर जाएं और वहाँ पे हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड से हमारे पास पेशेंट्स जो है कंसल्ट करते हैं आयुर्वेद के रिलेटेड। हमारे MD आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं जो कि व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपको कंसल्टेशन देते हैं और आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनको आप बता सकते हैं। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।